एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। इसमें आपका एक ये पॉडकास्ट रिवीजन लेक्चर है, डिटेल नहीं है, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स को कवर अप कराऊंगी, आपको सिर्फ इसमें सुनना है। तो स्टार्ट करें अगर लिविंग वर्ड में, तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले चैप्टर में ये 5 क्राइटेरिया दिए हैं लिविंग को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है आपका ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड पांचवा है आपका कॉन्शियसनेस। यही 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर इन्होंने द लिविंग वर्ड चैप्टर को पूरा डिफाइन किया है। तो इसमें से इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताया गया है कि आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और कुछ प्रॉपर्टी आपकी इसमें से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपको सिर्फ लिविंग थिंग्स में देखने को मिल रही है, नॉन लिविंग में वो नहीं होती है। और जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी लिविंग के अलावा आपको नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ में उन्होंने बोला है इंक्रीजेस इन मास एंड इंक्रीजेस in a number of cells are twin characteristic of growth। मतलब किसी भी बॉडी में अगर उसका मास बढ़ रहा है या उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं उसके, तो वो क्या है, ग्रोथ कहलाएगी आपकी। उन्होंने बात की जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो उसमें आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक साइनोनियम्स प्रोसेस होता है। उसमें आप पता नहीं कर पाओगे कि कहाँ पर ग्रोथ हो रही है, कहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। और अगर इसमें ग्रोथ की अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें क्या होती है, अगर एनिमल में बात करें तो आपकी ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है। अगर प्लांट में बात करें तो प्लांट में क्या होती है, लाइफ टाइम तक का ग्रोथ होती रहती है। तो इन्होंने ग्रोथ के बेसिस पर बताया था। अब कुछ अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होती है, जैसे आपके माउंटेन्स होते हैं, स्लाइम माउंट्स होते हैं, इन सब में क्या होती है, ग्रोथ आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ हो जाता है। मतलब उनकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ। तो ग्रोथ को 2 फैक्टर में डिवाइड किया गया, एक है आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं आपकी, उसमें क्या हो रहा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, मतलब बाहरी सरफेस पर कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है मटेरियल का। और जो लिविंग थिंग्स होती है उसमें जो आपकी ग्रोथ होती है वो होती है आपकी इंटरनल होती है, जिसे बोलते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये थी आपकी ग्रोथ के बारे में। अब इन्होंने बताया कि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ कर रहा है, कैसे होता है, एसेक्सुअली डिवाइड करता है, तो उसके नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, एक ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपकी ग्रोथ का। तो भैया ग्रोथ हमें लिविंग में भी देखने को मिल रही है और नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है, इसलिए ग्रोथ को क्या उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोला, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपके जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो ये सब क्या होता है, एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे आपका फंजाई होता है, फंजाई क्या करता है, एसेक्सुअल, उसमें क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, स्पोर्स बहुत सारे होते हैं जो क्या मल्टीप्लाई करके क्या अपनी फिर से जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो फंजाई कैसे होता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। वहीं अगर बात करें यीस्ट और हाइड्रा, उसमें होती है आपकी बडिंग। बडिंग का सेंस ये होता है बॉडी के ऊपर कोई भी एक मांस का गुच्छा जैसा निकल आता है, वो फिर वापस टूट कर गिरता है, फिर नया ऑर्गन्स क्या हो जाता है, बनने लगता है। तो ये हो गई आपकी बडिंग। बडिंग देखने को मिलती है आपको यीस्ट और हाइड्रा में। उसके बाद 3 बोले गए थे, फंजाई, फिलामेंटस एल्गाई एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, और यहाँ पर एक बोला गया था ट्रू रीजनरेशन और एक रीजनरेशन। तो ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है अगर कोई बॉडी है, बॉडी का कोई पार्ट अगर कट के गिर गया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा थंब, अगर मैं इसको काट दूं तो यहाँ पर दूसरा थंब, क्या उसी थंब से मैं दूसरी बन जाऊं, दूसरा नया ऑर्गन्स बन जा रहा है किसी बॉडी के छोटे से पार्ट से, तो ये कहलाएगा ट्रू रीजनरेशन। उसी जगह अगर रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन जैसे छिपकली होती है, उसकी अगर पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ वापस निकल आती है, तो वो कहलाता है रीजनरेशन। वहाँ पे दोबारा दूसरी छिपकली नहीं बनती है, तो ये कहलाया आपका रीजनरेशन। और ट्रू रीजनरेशन वो होता है जहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म ही पूरा बन जाता है। तो 3 एग्जांपल उन्होंने उसमें बताए हैं, एक है फिलामेंटस एल्गाई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस एंड फंजाई। इसमें आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है।
फ्रेगमेंटेशन मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट हो जाता है देन नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसके बाद कुछ 3 एग्जांपल और उन्होंने दिए, जैसे अगर ह्यूमंस में बात करें या एनिमल्स में बात करें तो आपके जो होते हैं म्यूल्स, खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब आपके क्या है, लिविंग है, बट ये क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए रिप्रोडक्शन को भी क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोली गई है, क्योंकि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि भाई इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं बहुत सारी जो क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं और रिप्रोड्यूस कर रही हैं लेकिन वो भी लिविंग थिंग्स हैं, इस वजह से इसको क्या प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोला गया। उसके बाद बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन चल रही है, आपकी बॉडी में क्या होते हैं, केमिकल्स, बायोकेमिकल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, तो इस बॉडी में जो भी एक टाइम पर रिएक्शन चलती हैं वो सारी कहलाती हैं आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और जो ये प्रोसेस होता है जो एक साथ चल रहा होता है ये कहलाता है आपका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को इन्होंने बोला है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों बोला है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ आपको लिविंग में देखने को मिलता है। जितनी भी आपकी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी मेटाबॉलिज्म नहीं करती हैं, जितनी लिविंग थिंग्स है वही सारी मेटाबॉलिज्म करती हैं। अगर मेटाबॉलिक को कराने के लिए कम से कम एक सेल की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उसमें एक स्टेटमेंट बोला गया है कि ऑल रिएक्शंस, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, अगर हम रिएक्शंस को बाहर कराएं किसी एक कंटेनर में, अगर हम रिएक्शंस करा रहे हैं, जो भी आपके सेलुलर सिस्टम में जो भी आपका एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होता है वो सब अगर हम एंजाइम्स इसमें डाल दें, सबस्ट्रेट डाल दें, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये पूरी कंप्लीट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाएगी और इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी लैब के बाहर भी हो सकती हैं, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये एक आपकी क्या है, लिविंग थिंग्स है, लेकिन एक श्योरली लिविंग रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, लिविंग रिएक्शंस है और ये क्या है, इसलिए इसको क्या बोल गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद अब बात करते हैं अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एटम, एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है सब सेलुलर लेवल का मॉलिक्यूल, फिर उससे बनते हैं आपके सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम बन जाता है, फाइनली क्या बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अगर किसी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो कम से कम एक सेल की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ये लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलता। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लिविंग्स में ही देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब कॉन्शियस की बात करें, कॉन्शियस का मतलब होता है, वैसे तो मतलब होता है इसका हिंदी में कि होश में होना, लेकिन बायोलॉजी में इसका टर्म्स थोड़ा सा अलग है। कॉन्शियस में है मतलब हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पर रूम में हूँ, लाइट ऑफ कर दूँ तो मैं कहूँगी रे भैया लाइट चली गई, लाइट जला दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे स्टिमुलस मिला, देन मैंने रिस्पॉन्स किया। तो अगर आपके आसपास के इन्वायरमेंट आपको स्टिमुलस दे रहे हैं और आप उसके प्रति रिस्पॉन्स दे रहे हो, देन आप क्या कहलाओगे, कॉन्शियस कहलाओगे। इसी कॉन्शियस में ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियस। इट इज़ अ हायर डिग्री ऑफ कॉन्शियस, ये सिर्फ ह्यूमंस में देखने को मिलती है। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कोमा पेशेंट का, उसमें बोला गया है कि एक पेशेंट है जिसे सपोर्ट किया गया है मशीन से और उसके लंग्स, हार्ट रिप्लेस किए गए हैं। तो बताइए ये कॉन्शियस है या नहीं है। तो कोमा में होना कोई एक नेचुरल स्टेट नहीं है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी स्टेट है। जब ब्रेन में चोट लग जाती है तो ब्रेन डेड हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में चला जाता है। उस पेशेंट को कुछ मशीनों से सपोर्ट किया जाता है, अगर वो मशीनें हटा दी जाए तो क्या होगा, वो फिर से डेड हो जाएगा। तो क्या बोला गया, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए कोई अगर रिस्पांस नहीं दे रहा, उसको स्टिमुलस अगर हम दे, उसके साथ चिंगोटी काटे तो वो कोई रिस्पांस नहीं देगा। तो इसीलिए अगर आप कॉन्शियस तभी कहलाओगे जब आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए आप क्या हो रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो स्टिमुलस आपको नेचर 3 टाइप में देती है, एक होता है आपका बायोलॉजिकल, एक होता है केमिकल और एक होता है फिजिकल। बायोलॉजिकल में जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं आपके आसपास होते हैं। केमिकल में जो पॉल्यूटेंट्स है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आइस में जलन होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये क्या है, सारा हमारा रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देकर, जो स्टिमुलस हमें मिल रहा है, इसलिए हम क्या है, कॉन्शियस। अब सेल्फ कॉन्शियस में होते भाई ये हायर डिग्री ऑफ कॉन्शियस है, ये सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है, जिसमें आपको जैसे पता है कि मेरे ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, मेरे ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, मेरे कौन मम्मी हैं, कौन पापा हैं, ये सब चीज़ें हमें क्या है, सेल्फ कॉन्शियस मतलब हमें खुद से पता होती हैं। तो ये इट इज़ अ हायर डिग्री ऑफ कॉन्शियस। अब इसी में ये जैसे सेल्फ कॉन्शियस उन्होंने बता दिया। अब ये अगर 3 बातें करें, इसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है, तो यही टॉपिक से आपका क्वेश्चंस आया जाता है। पूछते हैं कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी नहीं है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये जो है आपकी, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। उसी जगह ये जो तीनों है ये आपके क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये हो गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक और
और डिफाइनिंग। इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो आप बता सकते हो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भैया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ग्रोथ क्या है आपकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल रही है, और रिप्रोडक्शन क्या है, ये तो है तो भैया लिविंग में ही, लेकिन क्या है कुछ लिविंग ऐसे भी जीव जंतु हैं जो क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल बोला गया म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसलिए इसको क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म को बोला गया, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सेल के अंदर होती है एक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक की रिएक्शंस को कराने के लिए एक सेल सिस्टम होना चाहिए। अगर आपको ये रिएक्शंस बाहर करानी है तो लैब में भी आपको क्या एक सेल सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होते हैं आपकी बॉडी में और जो सबस्ट्रेट यूज होता है वो सब आप करके क्या लैब में ये रिएक्शंस करा सकते हो। इसलिए इस रिएक्शन को बोल सकते हैं कि श्योरली ये लिविंग रिएक्शंस है। ठीक, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक सेल को बनाने के लिए कुछ एटम्स, मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद सब सेलुलर लेवल आता है, उसके बाद फिर क्या होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है एक किसका, ऑर्गेनिज्म का, फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद कॉन्शियस में बताया कि भाई होश में होना, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में अगर कोई स्टिमुलस मिल रहा है आपके उसके प्रति रिस्पॉन्स दे रहे हो देन आप कॉन्शियस कहलाओगे। तो ये थे आज के लेक्चर की इतनी बातें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी कि द लिविंग वर्ड मतलब कैसे बना, वहाँ पे कैसे फिर उसके क्या टेक्सोनॉमी, कैटेगरी, ये सब कैसे डिवाइड हुई। तो इसकी बातें अब आपको आने वाले लेक्चर में मिलेगी। और इस टॉपिक में इस 2 पेज से आपके बस यहीं से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हो, जो मैंने एग्जांपल बताए रिप्रोडक्शन में जो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, बस वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।